Good morning, all of you. A very good morning to all of you present. How are you all? Good morning. There was some technical error. I guess something is wrong with our camera setup ना वो बार बार जैसे you must have seen वो disconnect हो जाता है. So that issue was there and that's why you're unable to connect at that moment. Just hmm. So that day we were doing a research. Um, good morning. चलो जी आज हमें स्टार्ट करना है प्लैगरिज्म कर रहे थे ना हम उस दिन हाँ जी वी आर डूइंग प्लैगरिज्म दैट डे अरे वो तीखा मतलब माय ब्रदर वाज ट्राइंग टू ऐसे होता है ना ब्रदर सिस्टर थिंग तो वो खेल रहा था खेल नहीं रहा था मतलब टीका लगा रहा था मैं उससे कह रही थी मत लगाओ तो उसका थंब लग गया होगा तो वही उसने पूजा करी थी अभी तो वही लग गया था एंड जस्ट ब्रदर थिंग हम्म कुछ हुआ नहीं बस वो हमारे संग थोड़ी मस्ती कर रहे थे हम उनसे कह रहे थे हमारी क्लास है बाद में लगाना बट क्लिनिकल हम कुछ प्लान कर रहे हैं अच्छा हम कुछ प्लान कर रहे हैं हिंट देते हैं अब हिंट ले लो तो अच्छी बात है ये जो टॉपिक्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे आपके सामने ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके ओहो ये वो टॉपिक्स हैं जो अरे जनवरी 2025 के एग्जाम में रिपीट हुए हैं काफी ज्यादा आपको इन टॉपिक्स से देखने के लिए मिले हैं सवाल ठीक है तो ये टॉपिक्स अभी जो भी पेपर वन लर्नर है मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ओके समथिंग इज रॉन्ग हियर वेट अ सेकेंड आज मंडे अच्छा नहीं जा रहा है हाँ अभी रुक जाओ ओके फाइन तो ये कुछ टॉपिक्स हैं ये जो हमारे जनवरी 2025 के एग्जाम में परसिस्टेंटली एकदम फटाफट आप कह सकते हो कि इन टॉपिक्स को अगर कर लिया ना तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके 4 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे एंड तुम्हें पता है न्यूमेरिकल आए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स के ये पूरी सीरीज बनाई हुई है स्टैटिस्टिक्स की मैं लिंक शेयर कर दूंगी एक और बार टेलीग्राम पे अन अकेडमी वाले चैनल पे हमने ये सारा करा हुआ है बेसिक्स ऑफ रिसर्च का मतलब यहाँ पे है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना पॉजिटिज्म पोस्ट पॉजिटिज्म ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन आया है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स मैंने ऑलरेडी वहां पे उसी दिन डिटेल में करा दिए थे एक प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वाला रह गया था प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वाला आपका रह गया था वो मैंने बस कराना है स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी मैं पूरा करा चुकी हूँ यहाँ पे बात ये है कि कोरिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है एंड रिग्रेशन वाले भी एक आध क्वेश्चन आए हुए हैं कोएफिशिएंट से क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए पेपर वन लर्नर्स आप लोग स्टैटिस्टिक्स भी कवर कर लो ठीक है एंड सैंपल से आपका क्वेश्चन है सैम्पलिंग मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन ये सब चीजें ऑलरेडी वी हैव डन एंड बाकी हाइपोथेसिस मैंने आपको बहुत अच्छे से उस मैराथन में एक्सप्लेन किया हुआ है वैलिडिटी रिलायबिलिटी इसकी जो पिछली मैराथन हुई थी वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था एपीए एमएलए आज की क्लास में हम करने वाले हैं हाँ जी प्रियांशु हाँ जी हाँ जी रिसर्च मैंने इसलिए करवा दिया पहले क्योंकि तुम लोग को लगे तो एटलीस्ट कुछ कर लिया है हमने अच्छा तो जैसे कि मैंने तुम्हारे सामने पूरा जनवरी 2025 के पेपर का एनालिसिस लाके रखा है तो तुम्हें हिंट मिल गया होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं
अपना इंडियन लॉजिक पूरा करने के बाद नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं आप समझ गए होंगे। कल की क्लास जो आपकी रहेगी वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी के ऊपर रहेगी, क्योंकि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी जैसे कि हम नोटिस कर रहे थे तो ये आपका ऐसा टॉपिक रहा है, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी हेत्वाभास। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये टॉपिक्स हम सेपरेटली करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उस दिन हम प्लैगरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, प्लैगरिज्म हमने स्टार्ट किया था जान के 25 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पीवाईक्यूज। अगर तुम लोग ऐसे बोलो तो ऐसे रख लेते हैं। प्लैगरिज्म में होता है चोरी, जब हम किसी और का काम जो है अपना दिखा के करते हैं। अब प्लैगरिज्म के टाइप्स आने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। डायरेक्ट प्लैगरिज्म का मतलब होता है कि तुमने वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दिया, तुमने वर्ड टू वर्ड किसी और का चुरा लिया है और तुमने उसको जरा भी वो भी नहीं दी, वर्ड टू वर्ड चोरी करी। उसके बाद तुमने क्या किया, उसको मेंशन भी नहीं किया कि हम जो है वो चोरी किए हैं। ये चोरी जो है वो तुम्हें पनिशमेंट दिलवाएगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या पनिशमेंट आपकी देखने के लिए मिलती है। आज हमारा सिस्टम जो है थोड़ा डगमगा रहा है, कोई नहीं, लेट्स होप हमारी क्लास आज पूरी हो जाए। तो डायरेक्ट प्लैगियरिज्म होता है आप चोरी करते हो, ऊपर से किसी को कुछ आप साइटेशन भी नहीं देते हो, कोटेशन भी नहीं देते हो कि भाई हमने तुम्हारा जो है काम लिया था, कॉपी पेस्टिंग अ फुल पैराग्राफ फ्रॉम अ जर्नल। फिर होता है सेल्फ प्लैगियरिज्म। सेल्फ प्लैगियरिज्म जैसा भी कुछ शब्द होता है। हाँ जी, तुमने क्या किया, अपना खुद का काम ही, अपना खुद का काम, ये प्लीज होता है, ध्यान देंगे। रीयूजिंग वंस ओन पब्लिश्ड वर्क विदाउट साइटिंग, कि ये पहले भी हो चुका है, रिपीट कर रहे हो तुम ये कंटेंट अपना, ये टॉपिक अपना, ठीक है। मोज़ैक प्लैगियरिज्म क्या होता है, बोरिंग फ्रेजेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज विदाउट कोटेशन। तुमने क्या किया, सुनो मेरी बात, मैंने यहाँ पे तुम्हें दो चार लाइनें लिख के दी, ठीक है। तुमने क्या किया, मेरी यहाँ से दो लाइनें उठाई और किसी और तीसरे बंदे की दो लाइनें उठाई और इन तुमने नया कुछ बना दिया। तुमने क्या करा है, बोरो करे हैं फ्रेजेस, बोरो करके तुमने क्या किया है, एक अपना अलग ही बना दिया है। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म होता है कि गलती से हो गया, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, लेकिन क्या हुआ, तुमने कहीं से साइट किया, ओके, एंड तुम भूल गए, रेफरेंसेस लिखना भूल गए, तुम जान के नहीं करना चाहते थे लेकिन गलती से तुम लिखना भूल गए। अब ये चार्ट जो है, दिस इज योर सितारा, यहां से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, प्लेगरिज्म का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। एंड यहाँ पे ये पूरा याद करना है, बस इसको पूरा याद कर लो, देन यू आर डन। आई शुड क्लोज माई कैमरा ना, जिससे तुम्हें दिखे। हाँ, तो देखो आपके ना सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कितने लेवल्स ऑफ प्लैगियरिज्म होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका 0 डिग्री का होता है, 0 लेवल का होता है, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। प्लीज याद रखेंगे कि 4 लेवल है लेकिन 0, 1, 2 एंड 3 है लेवल के नाम। 0, 1, 2 एंड 3 इज द लेवल का नेम। प्लीज ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, हाउ मेनी लेवल ऑफ प्लैगियरिज्म आर देयर, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है इसमें, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें ये देखना है कि देखो प्लैगियरिज्म होता तो 4 तरीके का, लेकिन उसमें पेनल्टी क्या लगती है। एक तो पेनल्टी से क्वेश्चन आता है, और आपका क्वेश्चन जो आता है वो कहाँ से आता है कि आपका मतलब रिसर्चर के ऊपर क्या पेनल्टी है एंड स्टूडेंट के ऊपर क्या पेनल्टी है। तो अब पहले तो यहाँ पे देखो, लेवल 0 में क्या होगा, आपका सिमिलैरिटी, मतलब प्लैगियरिज्म डिटेक्ट हुआ है लेकिन कितना, 10% से कम होना चाहिए। 10% से कम अगर प्लैगियरिज्म होता है तो स्टूडेंट के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है, ये एक्सेप्टेबल माना जाता है। प्लीज ध्यान रखेंगे, अगर 10% से कम कम आपकी सिमिलैरिटी आ रही है तो इसको एक्सेप्टेबल माना जाता है, और फैकल्टी और रिसर्चर्स के ऊपर भी कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है, ओके। लेवल 1 का अगर प्लैगियरिज्म होता है तो सिमिलैरिटी मतलब कितनी है, कितना कॉपी पेस्टिंग आ रही है आपकी, 10 से 40% की आपकी कॉपी पेस्टिंग आ रही है, और जो स्टूडेंट है उसको जो स्क्रिप्ट है उसको 6 महीने के विद इन वापस से सबमिट करना होगा। प्लीज इस चार्ट को प्लीज बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10 से 40 में क्या होगा, आपको रीसबमिट करना होगा विद इन द 6 मंथ्स, ओके। और रिसर्चर के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी,
रिसर्चर के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो ये है, देखो, विड्रॉल मैन्युस्क्रिप्ट, उसको जो मैन्युस्क्रिप्ट है जो आपने सबमिट की थी उसे विड्रॉ करनी पड़ेगी, एंड 1 ईयर तक वो सुपरवाइज नहीं कर सकता किसी को। ठीक है, लेवल 1 में आपका जो रिसर्चर है वो 1 साल तक किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट जो है वो विद इन 6 महीने सबमिट करनी होगी बच्चे को, स्टूडेंट को। अगर लेवल 2 डिग्री ऑफ प्लेगरिज्म है तो देखो सिमिलैरिटी कितनी होगी, 40 से 60% के बीच में आपने आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो सिमिलर बैठ रहा होगा। आपका जो स्टूडेंट है उसको ये मैन्युस्क्रिप्ट 1 साल के विद इन सबमिट करना होगा। और यहाँ पे देखो रिसर्चर के ऊपर जो उसका रिसर्चर है, मतलब जो उसको गाइड करता है, जो गाइड है उसको 1 साल का एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, और 2 साल के लिए उसको सुपरवाइज भी नहीं करने दिया जाएगा। मतलब वो किसी को सुपरवाइज भी नहीं कर सकता 2 साल तक, और 1 साल का उसको पेमेंट भी नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। लेवल 3 में क्या होता है, 60% से ज्यादा आपका वो बनता है दिस थिंग, प्लेगरिज्म। एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है, लर्नर होता है, मतलब स्टूडेंट होता है, उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखो रिसर्चर जो होता है उसका या तो देखो 2 इयर्स का इंक्रीमेंट रुकता है, यहाँ पे लिखोगे 2 इयर्स का इंक्रीमेंट या तो रुक जाता है, कि 2 साल तक आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता, या फिर आपको सस्पेंड कर देते हैं, डिसमिसल यानी कि सस्पेंड कर देते हैं, या फिर 2 साल का इंक्रीमेंट रुक जाता है। इतना क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इसलिए डाल दिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे सॉफ्टवेयर के टूल लिख दिए हैं। प्लैगरिज्म डिटेक्ट करने के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो देख लो। प्लैगरिज्म डिटेक्ट करने का ये क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड फॉर प्लैगरिज्म डिटेक्शन। तो यहाँ पे देखो आपका जो आपके यूज होते हैं वो है टर्निटिन एंड ऑथेंटिकेट। कंपाइलर नहीं है। एंड मेंडले जो होता है वो बिब्लियोग्राफी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सारे प्लैगरिज्म वाले सॉफ्टवेयर लिख दिए हैं। एंड प्लैगरिज्म के लिए आप ये कर लो क्योंकि यही आपके एग्जाम में ज्यादा रिपीट हुए हैं, टर्निटिन, ऑथेंटिकेट, ग्रामरली, प्लैगस्कैन, यूनिचेक एंड स्क्रिप्ट। प्लैगरिज्म के लिए ये हैं। नहीं नहीं, एसएससी मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत कंसाइज वे में कर दे रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम लोगों को जरूरत नहीं है नोट्स के लिए, ये पीडीएफ्स पढ़ लेना। Plagiarism of faculty member will invite the penalty of denial of 1 year increment if the submission, देखो बताओ, जब आपने लेवल टू का डिटेक्ट हुआ है तो आपको 1 ईयर का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अभी आप देखोगे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो इसी पर्टिकुलर चार्ट से आए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू यूजीसी लेवल 3 प्लेगरिज्म कितने लेवल पे होगा? तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 4 लेवल तो है, 0, 1, 2 एंड 3। हाँ, तो अब 60% अगर आपका बैठता है तो आपको जो है, अब बताओ, which among the following similarities would constitute level 3 plagiarism? हाँ हाँ, प्राची, यस, प्लेगरिज्म डिटेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होगा।
सी। तो हमने देखा अब 60% होता है लेवल 3 प्लेगरिज्म, तो 63 and 71 will be the right answer. According to UGC 2018, a student will have to submit a revised thesis. एलिमिनेशन से बन जाएगा। तो आजकल अगर ट्रेंड देखा जाए इस टॉपिक से, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 2025 में भी यही वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं इसी तरीके के फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपको अगर वो स्लाइड याद नहीं है तो प्लीज उसको याद कर लीजिएगा। अभी देखो सुनो, 12, 27 और 46 क्यों इंक्लूड हुआ? देखो तुम लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि डी और ई हटना है। डी और ई इसलिए हटना है क्योंकि यहाँ पे तो जो रजिस्ट्रेशन है वही कैंसिल कर दिया जाता था। अभी देखो 46 कैसे इंक्लूड हुआ है? 46 इसलिए इंक्लूड हुआ है, अगर हम इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखें तो यहाँ पे देखो रीसबमिट आफ्टर 1 ईयर लिखा हुआ है। रीसबमिट आफ्टर 1 ईयर, तो 40 से 60% में भी आप रीसबमिट कर सकते हो, लेकिन 1 साल के विद इन, 1 साल के बाद। सो दैट्स वाई उन्होंने उस ऑप्शन को भी चूज किया है। How many of the following dispensaries in research publication a faculty member will be denied to successful increment? अभी बताया 2 साल का इंक्रीमेंट कब रुक जाएगा, अभी बताया है। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर आपका 70 मतलब 60 अबव होगा तो आपका 2 साल का पेमेंट रुक जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो यहाँ पे ये नहीं आते, कट जाते हुए। चलो अगला। एज पर द यूजीसी regulation and plagiarism, if a student finds how many percentage of similarities in the, he has to within 6 months. तो यहाँ पे देखो विद इन 6 मंथ्स जो होता है वो 10 से 40 वाले में हो जाता है, 10 से 40% में हो जाता है। और 9 में तो आपका कुछ पेनल्टी ही नहीं है। वही तो लिखा है कि आपका 2 साल तक इंक्रीमेंट रुक जाएगा। मोनिका मैंने अभी लिख के बताया कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा अभी था हेयर कि 2 इयर्स इंक्रीमेंट आपका रुक जाएगा अगर लेवल 3 प्लेगरिज्म है। ये देखो ये लिखा है 2 इयर्स इंक्रीमेंट। राहुल क्या कंफ्यूजन हो रहा है? मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका। अब इंक्रीमेंट, अच्छा, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि एक बात बताओ राहुल, आप काम करते हो किसी इंस्टीट्यूट में, तो आपकी सैलरी जो होती है वो बढ़ती है, सैलरी आपकी कायदे से इंक्रीज होनी चाहिए। तो इंक्रीमेंट रुक जाने का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं, आपको सैलरी मिलेगी। जैसे तुम 10,000 रुपये महीना कमाते हो और अगर तुम प्लेगरिज्म में पकड़े गए तो लेवल 2 प्लेगरिज्म होगा, तो तुम्हारा 1 ईयर तक कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, नो इंक्रीमेंट। एंड अगर लेवल 2 का प्लेगरिज्म होता है तो तुम्हारा, सॉरी लेवल 3 का प्लेगरिज्म होता है तो तुम्हारा 2 साल तक कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। मतलब तुम 10,000 पे काम करते हो
तो तुम्हें 10,000 रुपये महीना ही मिलेगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी नहीं, यू जस्ट गेट द सेम अमाउंट। ये मतलब होता है इंक्रीमेंट का। समझ गए? राहुल, इज इट क्लियर? लेवल वन में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं दिया है, लेवल वन में इंक्रीमेंट नहीं रोका जाता है। लेवल वन में बस इतना है कि उसको सुपरवाइज करने से रोक दिया जाता है कि भाई तुम किसी के सुपरवाइजर नहीं बन सकते हो। देखो एक और बार देख लेते हैं, चलो। कह रहा है विड्रॉ करो मैन्युस्क्रिप्ट को एंड 1 साल तक आप किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकते, बस इतना है। इसको प्लीज एक बार याद करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, एंड क्वेश्चन इसके ऐसे ही आएंगे इजी। बस एक बार याद करना है। हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम कुछ कुछ चेंजेस करते हैं, उसका चेंज जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में देखने के लिए मिलता है। दिस वी हैव कवर्ड इन आवर रिसर्च के मैराथन क्लास में। अब मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कुछ कुछ उसके टाइप्स होते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा था कि वो आधी अधूरी जो होती है वो आधी अधूरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक और टाइप होता है जो हमने उस मैराथन में कवर नहीं किया था, विच इज प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही एक टाइप होती है, जहां पे जो रिसर्चर होता है वो आपका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है। अब यहाँ पे देखो क्या चेंजेस है। यहाँ पे चेंजेस ये है कि यहाँ पे ना प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपका रैंडमाइजेशन नहीं होगा। पार्टिसिपेंट्स जो है वो रैंडमली असाइन नहीं होते हैं। आपका कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा, मतलब एक सिंगल ग्रुप होगा, एक सिंगल ग्रुप बनाया जाएगा, उसी पे देखा जाएगा। एंड यहाँ पे देखो मैनिपुलेशन करा जाएगा वेरिएबल्स का, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल इज देयर। एंड यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी जो होती है वो काफी लो देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे वैलिडिटी जो होती है, इंटरनल वैलिडिटी, वो काफी लो होती है। इसका क्या मतलब होता है कि जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स की वजह से। एक्सटर्नल वेरिएबल हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, एक्सटर्नल वेरिएबल कौन होते हैं, जो आउटसाइड वेरिएबल्स होते हैं जो तुम्हारे रिजल्ट पे इफेक्ट डाल सकते हैं, दैट्स आर एक्सटर्नल वेरिएबल। ये असर डाल देते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या डिफरेंस था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखो रैंडमाइजेशन हुआ करता था, वहां पे कंट्रोल ग्रुप भी हुआ करता था, वहां पे मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स भी पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं हो सकता, कंट्रोल ग्रुप भी नहीं होता, यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है। इंटरनल वैलिडिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा लो होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल वेरिएबल जो है इम्पैक्ट डालते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रिसर्च में। अब इसके देखो तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, मतलब प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तीन तरीके का हो सकता है। एक होता है वन शॉट केस स्टडी, एंड मैं बता दूं ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले यहाँ से क्वेश्चन आया करते थे, रिसेंट ट्रेंड में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इस पे इतना लोड नहीं भी लिया जाए तो चल जाएगा, बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है आपका वन शॉट केस स्टडी डिजाइन। इसमें क्या होता है, अब इसको नाम से देखेंगे, वन शॉट केस स्टडी डिजाइन, नाम से क्या समझ में आ रहा है, एक ही बार में वन शॉट में सारी चीजें हो रही हैं। अ ग्रुप इज गिवन अ ट्रीटमेंट एंड देन ऑब्जर्व फॉर आउटकम। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी प्री टेस्ट नहीं होगा, कुछ भी आप इस पे कंट्रोल नहीं करोगे। जैसे एग्जाम्पल से समझो, एक टीचर है, उसने न्यू टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस किया, जैसे मैं आई क्लास में, मैंने एक नया टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस किया एंड मैंने बच्चों को टेस्ट दे दिया देखने के लिए परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मैंने कोई भी प्री टेस्ट नहीं किया है, जो भी आउटकम था, जो भी आउटकम था वो किसके बेसिस पे आएगा, एक टेस्ट जो टीचर ने लिया उसके बेसिस पे। अब यहाँ पे ड्रॉबैक ये हो जाता है कि पता नहीं चलता है कि जो टेस्ट है उसमें इंप्रूवमेंट किस वजह से आया, क्या मेरे टीचिंग मेथड की वजह से आया, या फिर बच्चों को वो टॉपिक पहले से आता था उस वजह से आया, या फिर कोई और वजह थी उस वजह से आया। ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बच्चों का हमें देखो ये नहीं पता। सुनो, अब जैसे मुझे ये नहीं पता कि ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कितने बच्चों को, प्री टेस्ट का मतलब कितने बच्चों को ये टॉपिक पहले से आता है, मुझे ये तो पता नहीं है। और मैं टेस्ट लेने लग जाऊं, हो सकता है कि जैसे श्रद्धा है, श्रद्धा ने टॉपिक पहले से पढ़ रखा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि श्रद्धा को ये टॉपिक में अच्छे मार्क्स मेरे पढ़ाने की वजह से आए या इसको पहले से ही आता था, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा। ये इसका ड्रॉबैक होता है वन शॉट केस स्टडी डिजाइन का। ओके, फिर होता है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। अब यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है, वन ग्रुप
प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। आपने क्या करना है, एक ग्रुप लेना है। द सेम ग्रुप इज टेस्टेड बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। आपने एक ग्रुप लिया, इनको पहले हम चेक करेंगे बिफोर, यानी कि जैसे श्रद्धा है, श्रद्धा को पहले मैंने चेक किया कि जैसे रिसर्च की क्लास शुरू होने से पहले मैंने देखा कि इसका लेवल कितना है, रिसर्च कितनी जानती है ये। फिर मैंने अपना टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस किया, मैंने उसको पढ़ाया। फिर मैं देखूंगी आफ्टर, क्या मेरा टीचिंग मेथड सक्सेसफुल हुआ, क्या इसकी जो रिसर्च की नॉलेज थी वो इनहेंस हुई या नहीं। ठीक है। द सेम ग्रुप इज टेस्टेड बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। एनी चेंजेस इन द आउटकम इज अज्यूम टू बी कॉज बाय द ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे अगर उसकी लेवल में, उसके नॉलेज लेवल में कुछ भी डिफरेंस आएगा, तो मैं यही अज्यूम करूंगी कि मैंने अपना टीचिंग मेथड जो इंट्रोड्यूस किया है उसी की वजह से श्रद्धा की जो लेवल ऑफ नॉलेज है उसमें फर्क देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। फिर आता है आपका स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन क्या होता है, ग्रुप वन रिसीव्स ट्रीटमेंट एंड इज एब्जॉर्ब्ड। अब यहाँ पे दो ग्रुप बनाए जाएंगे। ओके, यहाँ पे दो ग्रुप होंगे। एक ग्रुप होगा, सुनो, एक ग्रुप होगा जिसको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, एक ग्रुप है जिसको पढ़ाया जा रहा है, एंड ग्रुप टू जो है वो सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि कैसे हो रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है। तो देयर आर टू ग्रुप्स आर यूज्ड, वन रिसीव्स द ट्रीटमेंट, एक को पढ़ाया जा रहा है एंड दूसरे को नहीं पढ़ाया जा रहा है। और फिर हम देखेंगे, इन दोनों को टेस्ट देंगे, और पोस्ट ट्रीटमेंट, मतलब जो पोस्ट ट्रीटमेंट यानी कि टेस्ट के बाद का रिजल्ट है उनको कंपेयर करते हुए हम चलेंगे। इतना ही है। तो यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बस आप देख सकते हो, वन शॉट केस स्टडी में आपका प्री टेस्ट नहीं होता, पोस्ट टेस्ट किया जाता है, रैंडमाइजेशन नहीं होता, कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, कंट्रोल नहीं कर रहे होते आप ग्रुप को, एंड वैलिडिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा कम होती है। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में एक ही ग्रुप इन्वॉल्व होता है, प्री टेस्ट भी करते हो पोस्ट टेस्ट भी करते हो, रैंडमाइजेशन यहाँ भी नहीं होगा, एंड कंट्रोल ग्रुप यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पे वैलिडिटी लो होती है। फिर उसके बाद स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन में क्या होता है, दो ग्रुप बनाए जाते हैं, प्री टेस्ट नहीं होता, पोस्ट टेस्ट होता है, दोनों ग्रुप्स का रैंडमाइजेशन नहीं होता, कंट्रोल यहाँ पे हम करते हैं। कंट्रोल कैसे कर रहे हैं कि एक ग्रुप को तो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दूसरे ग्रुप को आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। तो ये मॉडरेट लेवल ऑफ वैलिडिटी इसकी रहती है। अब देखो आती है रिसर्च रिपोर्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे ना क्या होगा, जैसे दो दो ग्रुप तुमने लिए, और मैं देखना चाहती हूँ कि जो दवाइयां हैं डिप्रेशन की, वो मतलब किसी पर्सन का डिप्रेशन जो है वो मेरी दवाई से क्योर होता है कि नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, एक ग्रुप को मैंने क्या करा, डिप्रेशन की दवाइयों के नाम पे मैंने शुगर पिल्स दी, शुगर, चीनी की गोलियां, और दूसरे ग्रुप को मैंने असल में डिप्रेशन की दवाई खिलाई। फिर मैं क्या करूंगी, दोनों ग्रुप को मेजर करूंगी, मैं ये देखूंगी कि क्या कुछ फर्क आ रहा है, जो ग्रुप शुगर पिल ले रहा था और जो लोग असल में दवाई ले रहा था, क्या कुछ फर्क है। अब प्लेसेबो इफेक्ट में क्या होता है ना कि तुम लोगों को मेंटली लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई चीज खरीदते हो, जैसे यही कोर्स जो है बच्चों को पे करके मिल रहा होता तो उसकी जो है वो ज्यादा हो जाती है पेड कोर्स की। अब कोई चीज फ्री में मिलती है तो हम उसको इतनी वैल्यू नहीं देते हैं। तो अभी तुम डिप्रेशन की अगर दवाई खा रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि अब मैं दवाई खा रहा हूं तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसे। ये होता है। अब रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, रिसर्च रिपोर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अब यहाँ पे प्लीज अब सारी चीजें लिंक होते हुए चलेंगे। इसके बाद का पूरा टॉपिक लिंक होके चल रहा है, प्लीज ध्यान से इसको सुनना है। ओके। यहाँ तक जितना हमने पढ़ा उतने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक जितना हम पढ़ चुके हैं। प्लीज बताओ किसी को कोई भी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर। नहीं ना, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है। आगे शुरू कर रहे हैं। कौन सा चार्ट? अरे नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सोफिया, नहीं भी है तो ठीक है, बस नाम पता होने चाहिए, वो इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं टॉपिक। लास्ट पॉइंट क्या था, भूल गया। लास्ट पॉइंट क्या चार्ट था, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, दो ग्रुप बनाते थे
और एक ग्रुप को ट्रीटमेंट मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, दूसरे ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन पोस्ट टेस्ट दोनों को दे रहे हैं, दैट्स इट। ओके, रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होता है कि कैसे स्टडीज की गई, क्या रिजल्ट्स आए एंड क्या मतलब था इसका, जो है एक प्रॉपर आप रिपोर्ट बनाते हो। सबसे पहले क्या होता है, एक टाइटल पेज होता है, टाइटल पेज में यहाँ पे नाम लिखा होता है कि रिसर्च किस बारे में है, ये टाइटल पेज तुमने बनाया। उसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, समरी लिखी होती है, मतलब जो पूरा नहीं पढ़ना चाहता है उनके लिए एक शॉर्ट समरी में तुम लिख देते हो कि क्या एम था इस रिसर्च का, क्या मेथड यूज किए गए, क्या फाइंडिंग्स आई, क्या कंक्लूजन था, ऐसे भी नहीं, पूरा शॉर्ट में तुम लोग एक समरी फॉर्म में लिख देते हो। समरी रिसर्च की 150 से 300 शब्द में आता है। अब इसका सीक्वेंस याद कर लेना। फिर उसके बाद तुम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हो। इंट्रोडक्शन में क्या चीजें आएंगी, बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च, कि ये रिसर्च क्यों करनी जरूरी है। मैंने जैसे कहा पैकेजिंग के बारे में हम एग्जांपल लेते हैं, तो पैकेजिंग के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, तो तुम बताओगे कि आज के जमाने में पैकेजिंग से लोग आकर्षित करते हैं अपने कंज्यूमर को, इसलिए पैकेजिंग के बारे में पढ़ना आज के जमाने में जरूरी हो जाता है। तो बैकग्राउंड के बारे में लिखोगे। फिर तुम्हारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी, क्यों तुम्हें नीड नेसेसरी लगा कि तुम्हें इस टॉपिक पे रिसर्च करनी चाहिए, वो लिखोगे। एंड देन तुम ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे कि क्या तुम्हारे इस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन यू विल राइट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहाँ पे लिखा जाता है, इसको प्लीज ध्यान रखेंगे। रिसर्च का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वहीं पे ही हाइपोथेसिस के बारे में लिखा जाता है। ओके, फिर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, एग्जिस्टिंग मतलब इंटरनेशनल रिव्यू हो सकता है, नेशनल रिव्यू हो सकता है, दोनों लिटरेचर रिव्यू आप करते हो। फिर आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी की जाती है, मतलब क्या सैम्पलिंग टूल्स लगाए जाएंगे, कैसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा, कैसे उसका एनालिसिस किया जाएगा, क्या आप रिग्रेशन लगाओगे, कोरिलेशन लगाओगे, या कौन से टूल्स जैसे एसपीएसएस का इस्तेमाल होगा, कैसे क्या होगा, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखा जाता है। फिर उसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे हमें सीक्वेंस में चलना है, इसलिए हम इसे रिवाइज कर रहे हैं, डिटेल में नहीं है ये, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। फिर हम डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन यानी कि इंटरप्रिटेशन, इम्प्लीकेशन एंड कंपैरिजन करते हैं। एंड देन यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख देते हैं कि की फाइंडिंग्स क्या थी, क्या लिमिटेशंस हैं, सजेशन देते हैं फ्यूचर रिसर्च के लिए। फिर आता है रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफी। आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है। मैं आपको यहाँ पे इसलिए पूरा सीक्वेंस बताया जिससे आप रिलेट कर पाओ, दिमाग में फिट हो पाए। रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है, लिस्ट ऑफ सोर्सेस साइट्स। अच्छा, कि आपने कौन कौन सी साइट्स का इस्तेमाल किया है, मतलब क्या क्या जर्नल्स पढ़े, क्या क्या किताबें पढ़ी, उनके बारे में जब हम लिखते हैं, रेफरेंसिंग करते हैं, जिससे हमारा प्लेगरिज्म ना आ जाए, तो ये होता है बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस। अब इनके बीच में डिफरेंस हमें समझना है, लेकिन उससे पहले देख लेंगे। फिर आता है आपका अपेंडिसेस। ये क्या होती है, एक्स्ट्रा मटेरियल, जैसे क्वेश्चन आयर हो गया, रॉ डेटा हो गया, वो हम अटैच कर देते हैं। क्यों अटैच कर देते हैं, कि कोई फ्यूचर में रिसर्च करे तो उसको हेल्प मिल पाए, उसको हेल्प मिल पाए, इसलिए आप यहाँ पे इस डेटा को अटैच कर देते हैं। अब हमें देखना है कि रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी में क्या फर्क होता है। रेफरेंसेस देखो, वो 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 सोर्सेज होते हैं जो तुमने एक्चुअल में अपनी रिसर्च में साइट किए हैं, मतलब जो जो सोर्सेज तुमने एक्चुअली अपनी रिसर्च में यूज किए हैं, वो तुम लिखते हो रेफरेंसेस में। एंड बिब्लियोग्राफी में लिखते हो ऑल द सोर्सेस, सारे के सारे सोर्सेस जो तुमने कंसल्ट किए, मतलब कि जो तुमने साइट किए हैं, मतलब जो तुमने अपनी रिसर्च में यूज किए हैं वो भी, और जिनके बारे में तुमने रीड किया है वो भी। एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुप्ता ए है, उन्होंने ई कॉमर्स ट्रेंड्स के ऊपर कुछ आर्टिकल पढ़ा था, एंड उन्होंने उसका डायरेक्टली कोटेशन भी किया है, मतलब डायरेक्टली उस पेपर का, ई कॉमर्स ट्रेंड करके कोई पेपर होगा, उससे कुछ कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स या फिर लाइंस ली हैं, उन्होंने डायरेक्टली यूज की हैं, तो उन्होंने कोट किया है कि ई कॉमर्स ट्रेंड से मैंने क्या किया है, रेफरेंस लिया है। अब देखो, यहाँ पे सिंह आर है, मार्केटिंग इन इंडिया, यहाँ पे आपने इसको सिर्फ रीड किया है, आपने इस आर्टिकल को रीड किया था। मार्केटिंग इन इंडिया करके आर्टिकल था एक, आपने उसको रीड किया था, आपने उसको साइट नहीं किया है अपनी रिसर्च में, तो ये जो बन जाएगा वो बिब्लियोग्राफी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी में क्या सिर्फ सेकंड वाला आएगा, नहीं, बिब्लियोग्राफी में दोनों चीजें आती हैं। जो चीजें आपने साइट की हैं वो भी आती हैं, एंड जो चीजें आपने साइट नहीं की हैं, जो चीजें आपने यूज नहीं की हैं बट आपने रीड किया है, वो भी आती हैं। जैसे बिब्लियोग्राफी में बोथ गुप्ता एंड सिंह विल अपीयर, एंड रेफरेंसेस में, रेफरेंसिंग में सिर्फ और सिर्फ गुप्ता आएंगे, क्योंकि गुप्ता का आपने जो है डायरेक्टली अपने रिसर्च में यूज किया है। क्या आपको क्लियर हुआ? क्या डिफरेंस क्लियर हुआ?
रेफरेंसिंग में वही लिखा जाएगा जो आपने यूज किया अपनी रिसर्च में, एंड बिब्लियोग्राफी में वो चीजें लिखी जाएंगी जो यूज की हैं और साथ ही साथ आपने रीड भी करी है। तो वाइडर स्कोप किसका होता है? बिब्लियोग्राफी का होता है। टू शो वाइडर रीडिंग एंड नॉलेज बेस, यहाँ पे वाइडर है। एंड यहाँ पे रेफरेंसिंग में क्या होगा कि आपने जो चीजें साइट की है ना, आप उसको क्लेम करते हो। यस राहुल, ठीक है। तो रेफरेंसिंग जो है अल्फाबेटिकल और न्यूमर वाली नंबर वाली फॉर्म में भी की जाती है। बिब्लियोग्राफी आपके मोस्टली अल्फाबेटिक फॉर्म में की जाती है। अब रेफरेंसिंग स्टाइल्स आपने सुने होंगे, एग्जाम में बहुत आते हैं, एपीए, एमएलए, शिकागो, ठीक है, वो भी हमें देखने हैं। लेकिन उससे पहले एक और डिफरेंस है जो हमें जानना जरूरी है इसको जानना भी, क्योंकि ये कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है। व्हाट इज फुट नोट एंड एंड नोट? फुट नोट का मतलब होता है, देखो नाम से समझना, फुट मीन्स नीचे, तो फुट नोट जो होगा, इसको डिफरेंस से ही समझ लेते हैं। फुट नोट जो होता है, फुट नोट होगा जैसे एक पेपर दिया हुआ है, ये एक पेपर है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है एक, इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लोड डाउन सिग्निफिकेंटली इन रीसेंट डिकेड्स। वो कह रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई है एज कंपेयर टू द पास्ट डिकेड्स। एंड यहाँ पे आपने देखा है इसके बाद ना ऐसे वन करके लिखा होता है, एक सेकेंड, आपने किताबें पढ़ी होंगी तो वहां पे फिर ऐसे वन करके लिखा होता है, ये देखो, इन रीसेंट डिकेड्स, यानी वन करके लिखा हुआ है। फिर ये वन करके जो लिखा हुआ है उसके बाद क्या होता है, ये वन करके लिखा होता है नीचे, नीचे पेज के एंड में, पेज के एंड में एक ये लिखा होता है, ऐसे पेज एंड हो जाता है, एंड यहाँ पे लिखा होता है ये वन, मतलब ये अगर मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं तो, एक सेकंड, ये पेपर होता है, इसके एंड में यहाँ पे ये वन करके लिखा होता है कि ये जो वन और ये जो वन है ये कहाँ से आया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2021 की रिपोर्ट से हमने लिया है। तो ये फुटनोट हो जाता है, मतलब पेज, वो जो पर्टिकुलर पेज है ना, वो जो पर्टिकुलर पेज है ना, उसी के नीचे लिखा होगा। एंड नोट का मतलब क्या हो जाता है, एंड नोट का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें लिखी हुई हैं, ये जैसे वन बना हुआ है, ये जो वन है इसका जो नोट है वो पेज के एंड पे नहीं होगा, नहीं, ये चैप्टर के एंड पे लिखा होगा। एंड नोट का मतलब है कि आपने कहाँ पे प्लेस किया है उसको, एंड ऑफ द चैप्टर पे प्लेस किया है। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एब्रीवेशन। अब देखो सुनो, आप जब रेफरेंसिंग करते हो, रिसर्च में आप रेफरेंसिंग करने की कोशिश करते हो, तो आप कुछ कुछ एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करते हो। तो वो एब्रीवेशन से क्वेश्चन आपका हर बार देखने के लिए मिलता है, हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने यहाँ पे सारी एब्रीवेशन लिख दी हैं जो अभी तक एग्जाम में आती हैं, तो इनको आपने पढ़ना है। अभी तक जितना पढ़ा है प्लीज क्लियर है? फुट नोट, एंड नोट, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ए प्रियोरी के बारे में। ए प्रियोरी जो है वो लैटिन फेज है। अब यहाँ पे आप देखोगे मोस्टली जो फेजेस हैं वो लैटिन है या ग्रीक है। लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है व्हाट कम्स फर्स्ट। ए प्रियोरी, प्रियोरी प्रियोरी मतलब पहले, प्रायर से हम रिलेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब हो जाता है व्हाट कम्स फर्स्ट, पहले क्या आता था। अब इसको एकदम हिंदी में समझो, ये एक ऐसी अप्रोच होती है जहां पे ना लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि लोगों को इसके बारे में पहले से नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहती हूँ बार बारिश हो रही है, बार बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगे, तो तुम इसमें मेरे से लड़ोगे तो नहीं ना कि बारिश हो रही है हम नहीं भीगेंगे। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ बाहर सर्दी हो रही है, तुमको ठंड लग जाएगी, तो ये तो पहले से नॉलेज है कि अगर सर्दी हो रही है तो ठंड लगेगी ही लगेगी। अब ये तो चीजें ऑब्वियस सी बात है ना कि बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो बाहर जाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो यहाँ पे तुम मुझसे लड़ोगे क्या, तर्क दोगे क्या कि नहीं मैं बीमार नहीं होऊंगा, धूप नहीं लगेगी? लगेगी भाई, 45 डिग्री टेम्परेचर है तो ए प्रियोरी का मतलब होता है कि यहाँ पे लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि लोगों ने अग्री कर लिया है कि ये बात जो कही गई है वो सही है। तो यहाँ पे बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि ए प्रियोरी का मतलब होता है व्हाट कम्स फर्स्ट, दिस थिंग, बस इतना। बाकी आप अपने नॉलेज के लिए समझ सकते हैं। फिर सीएफ आता है, सीएफ का मतलब होता है कंपेयर। सीएफ मींस कंपेयर। सीएफ का फुल फॉर्म यहाँ पे एब्रीवेशन का मतलब है कंपेयर। कंपेयर का क्या मतलब है, कंपेयर का मतलब ये है कि आप जैसे किसी स्टडी के बारे में आप रेफर करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने कोविड के बारे में स्टडी करी कि कोविड और लॉकडाउन का क्या असर आया, और तुम भी यही इसी बारे में स्टडी कर रहे हो, तो सीएफ
सीएफ डालोगे, उस स्टडी का नाम डालोगे कि उस स्टडी में ये कहा गया था, लेकिन हम ये कह रहे हैं। तुम समझ रहे हो, अपनी रिसर्च को मैं किसी और की रिसर्च से कंपेयर कर रही हूं, तो मुझे क्या लिखना है, सीएफ लिखना है। यहाँ पे कीवर्ड क्या आएगा, कंपेयर। बताओ समझ में आई? क्या किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? The abbreviation CF is a short for Latin word confer, which means compare. It is primarily used in footnotes और endnotes में इस्तेमाल किया जाता है to direct readers to works that the author recommends referring, जिससे वो कंपैरिजन करना चाहता है अपने काम का, उससे आप कंपेयर करते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, एफएन। एफएन का मतलब होता है फुटनोट। फुटनोट अभी हमने देखा, फुटनोट क्या होता है, एक पेपर है, उसके बॉटम में आप कुछ लिखते हो, 1 2 कुछ फुटनोट करके लिखा होता है, तो एफएन का मतलब फुटनोट हो जाता है। आईबीआईडी, आईबीआईडी जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द सेम प्लेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। in the same place. It is used for citation to quickly cite a source that you have already cited in full in a previous footnote or endnote. अब IBID का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, देखो ऐसे मानो कि एक फुटनोट था, वहां पे तुम ऑलरेडी एक रिसर्च का रेफरेंस दे चुके हो, जैसे राहुल रिसर्च, लेमैन लैंग्वेज में इसका तुम पहले से रेफरेंस दे चुके हो। अब तुम क्या कर रहे हो, फिर से तुम्हें इस पर्टिकुलर राहुल रिसर्च का रेफरेंस देना है, तो तुम यहाँ पे आईबीआईडी का इस्तेमाल करोगे। इसको अगर हम और अच्छे से समझे तो आईबीआईडी का मतलब होता है इन द सेम प्लेस। इन द सेम प्लेस का मतलब है यूज्ड व्हेन यू आर साइटिंग द सेम सोर्स एज द प्रीवियस फुटनोट। पहले जस्ट प्रीवियस फुटनोट में तुमने जैसे राहुल के उसका जिक्र किया था, एंड फिर से तुम्हें राहुल रिसर्च का डिस्कशन करना है, जिक्र करना है, जस्ट तुमने देखो सेम सोर्स है, सेम राहुल रिसर्च, और प्रीवियस फुटनोट में तुमने मेंशन किया है, तो तुम इसका इस्तेमाल करते हो आईबीआईडी का। ठीक है, उसके बाद एंटे आता है। एंटे का मतलब होता है, एंटे मीन्स is a citation signal that indicates the cited source occur earlier in the same work। मतलब कोई पर्टिकुलर रिसर्च हमने बनाई, तो एंटे का इस्तेमाल कब किया जाता है, ये बताने के लिए कि देखो ये पर्टिकुलर रेफरेंस जो है सोफिया रिसर्च, सोफिया रिसर्च पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। अब आईबीआईडी और एंटे में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि आपका जो आईबीआईडी था वो सेम सोर्स था और प्रीवियस फुटनोट में ही आया था, लेकिन एंटे जो होता है यहाँ पे जरूरी नहीं है कि प्रीवियस फुटनोट में ही आए, पूरी रिसर्च में कहीं पे भी हो सकता है। पूरी रिसर्च मान लो मेरी 500 पेज की है, तो 500 पेज में से कहीं पे भी हो सकता है सोफिया की रिसर्च का डिस्कशन, तो ये एंटे हो जाता है। ठीक है, विड या फिर वीआईडीजी जो भी बोलो, यहाँ पे विड जो है, विड वीआईडीई, ये क्या होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। एंड इंस्ट्रक्शन इन बुक्स टेल्स द रीडर्स टू रेफर टू, मतलब सुनो, आप ऐसा सुनते हो अधिक जानकारी के लिए आप इस चीज को रेफर कर सकते हैं। तो विड क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होती है जो बताता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। तो विड का मतलब हो जाएगा रेफर टू, रेफर टू। प्राची, एंटे का मतलब होता है कि यहाँ पे ना आपका साइटेड सोर्स जो है, मैंने कहा जैसे एक एग्जांपल लेमैन ले रहे हैं सोफिया रिसर्च, तो सोफिया की रिसर्च जो है ना वो पहले से साइट हो चुकी है। मान लो पेज नंबर 101 पे हमने सोफिया रिसर्च के बारे में सबसे पहले जिक्र किया, फिर पेज नंबर 205 पे मैं सोफिया रिसर्च के बारे में फिर से डिस्कस करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं लिख दूंगी एंटे। एंटे का मतलब यहाँ पे हो सकता है, हो जाता है कि जो सोफिया की रिसर्च है वो पहले भी इस्तेमाल की गई है। अब आईबीआईडी और आईबीआईडी और एंटे में क्या फर्क हो जाता है कि आईबीआईडी में जो था ना, जो था आपका सोर्स सेम सोर्स होगा, और वो जस्ट प्रीवियस फुटनोट में इस्तेमाल किया गया होगा, जस्ट प्रीवियस, जस्ट पहले। और एंटे में देखो प्रीवियस थोड़ी ना है, पहले पेज नंबर 101 पे जिक्र था, फिर पेज नंबर 205 पे डिस्कशन हुआ है, तो जस्ट प्रीवियस नहीं होता है। ओके, फिर आपका है आपका ओपी साइट। ओपी साइट का मतलब होता है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आता है इन द वर्क साइटेड। ओपी साइट का मतलब होता है इन द वर्क साइटेड।
इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, यूज्ड व्हेन द रेफरेंसिंग इज यूज्ड, मतलब यहाँ पे देखो आपका जो रेफरेंसिंग था वो पहले साइट हो चुका है बट इमीडिएटली नहीं हुआ था, नॉट इमीडिएटली प्रिसीडिंग। ओके। फिर आता है आपका एलओसी साइट। एलओसी क्या होता है, लोको साइटेटो, इसका मतलब होता है सेम ऑथर था एंड सेम पेज नंबर पे था, मतलब सेम ऑथर का। अब आईबीआईडी और लोकेशन साइटेड में देखो प्लीज डिफरेंस देखना। आईबीआईडी में हमने क्या देखा था कि आपका सेम सोर्स है और जस्ट प्रीवियस फुटनोट है। ओके, जस्ट प्रीवियस फुटनोट है। लोकेशन साइटेड में क्या होगा, सेम ऑथर है लेकिन पेज नंबर सेम है। तो अब देखो पेज नंबर में यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। देख लो जस्ट पहले नहीं आएगा, यहाँ पे देखो ये जस्ट पहले आएगा। एंड लोकेशन साइटेड में जरूरी नहीं है जस्ट पहले हो, लेकिन हाँ सेम पेज होता है। सेम पेज में कहीं पे भी लिख लो, ठीक है, सेम ऑथर सेम पेज। एंड ये है सेम, सेम सोर्स बट जस्ट प्रीवियस आना चाहिए, जस्ट पहले का। ठीक है। फिर आता है आपका ईटीएल। ईटीएल होता है एंड अदर्स एंड मोर। जैसे कोई रिसर्च है, 2 या 3 ऑथर्स ने मिलके की है, तो किसी मेन का आपने नाम लिखा एंड ईटीएल लिख देते हैं, एंड अदर्स। ईटीएल का मतलब होता है एंड अदर्स। सीएफ हमने देख ही लिया, कंपेयर हम करते हैं जब, तो वो सीएफ होता है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इन दिस? अभी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। अब उसके बाद देखो साइटेशन कैसे किया जाता है, मतलब आपको रेफरेंसिंग देने हैं, आप रेफरेंसेस देना चाहते हो तो करोगे कैसे। तीन तीन है, तीन है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। इसको मैंने एकदम कंसाइज किया, आप बहुत फालतू के मटेरियल पढ़ते हो लेकिन जो एग्जाम में आता है प्लीज वो पढ़ के जाओ। इसे आलतू फालतू पढ़ के जाने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आता है कि कौन से साइटेशन के स्टाइल्स होते हैं। तो आपका जनरली ये 3 ऑप्शन रहते हैं, एपीए होता है, एमएलए होता है, शिकागो होता है। एपीए का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एमएलए है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एंड शिकागो इज यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो स्टाइल। अभी देखो आपको पता होना चाहिए कि एपीए का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, उन रिसर्चेज में इस्तेमाल किया जाता है जो साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल साइंसेज से रिलेट करती हैं। एमएलए जो है कहाँ पे इस्तेमाल होगा, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स में। अगर तुम सोशल साइंस रिसर्च कर रहे हो तो एपीए। आपका लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की रिसर्च है तो एमएलए यूज होगा। एंड शिकागो का इस्तेमाल किया जाता है हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स एंड बिजनेस, बिजनेस एंड रिलीजन के बारे में जब हम करते हैं। तो हम बिजनेस वाले लोग हैं, हमारे लिए शिकागो ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको पता है ये 2 चीजें याद करनी है, प्लीज इसको रट लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। इसमें और कुछ नहीं है, और ये रट लोगे ना तुम्हारा काम हो जाएगा। एपीए के बारे में देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ए से एपीए शुरू हो रहा है, तो ए से सबसे पहले क्या आएगा, ऑथर का नाम आएगा। सबसे पहले ऑथर का नाम आएगा, फिर उसके बाद पब्लिकेशन ईयर आएगा कि कब पब्लिश किया जा रहा है। अच्छा, ऑथर का नाम लगाने के बाद ना फुल स्टॉप लगाना है, ये फुल स्टॉप। हर एक पंचुएशन का प्लीज यहाँ पे ध्यान दोगे, इसको एज इट इज याद कर लो। ऑथर का नाम आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा, फिर पब्लिकेशन ईयर आएगा। देखो एपी, क्या नाम है, एपी, तो ऑथर, फिर पब्लिकेशन ईयर, ए लगाया, डॉट लगाया, फिर पब्लिकेशन ईयर। फिर उसके बाद देखो बहुत आसान है, डॉट लगाया, फिर क्या फुल फॉर्म है, एपीए है ना, तो फिर आएगा आर्टिकल का टाइटल। इतना याद हुआ। पहले ऑथर का नाम फुल स्टॉप, पब्लिकेशन ईयर फुल स्टॉप, फिर आर्टिकल का टाइटल क्या है वो लिखोगे, फिर फुल स्टॉप। खुशबू मैं स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। फिर फुल स्टॉप लगाने के बाद जनरल का नेम। देखो कोई भी आर्टिकल होता है वो किसी जनरल में छपता है, फिर जनरल का नेम लिखोगे, फिर कॉमा लगाओगे, वॉल्यूम, इश्यूज, एंड देन आपको पेज लिखना है, पेज रेंज की आपका पेज रेंज क्या है, फिर आपको फुल स्टॉप लगा के डीओआई लिखना है। डीओआई क्या होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर का काम ये होता है कि आपने कोई फॉर एग्जाम्पल चीज पब्लिश करवाई, तो आपका ना ये वो हो गया, मतलब कि आप ही का है, आपकी ओनरशिप टाइप ऑफ आ गई, एंड आपके पास एक डिजिटल अथॉरिटी आ गई उस पर्टिकुलर चीज की, या फिर उसका यूआरएल आप लास्ट में लिखते हो। हाँ जी, जरूरी होता है। नहीं नहीं खुशबू, इस चैनल पे नहीं करवाया है, अन अकेडमी लाइव चैनल। प्लीज आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं फिर से प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी। स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च हो चुकी है,
ये तो हम वो टॉपिक्स कर रहे हैं जो हमारे पेपर टू कॉमर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। 70% टॉपिक्स मैंने आपको वहां पे करवाए हुए हैं इन दैट पर्टिकुलर क्लास। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देने की बात ये है, एक और चीज है जो ध्यान देने की है, वो ये है कि अगर जो ऑथर अपना नाम लिख रहे हैं ना, तो वो कैसे लिखते हैं, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। मतलब अगर मुझे लिखना हो तो आई विल नॉट राइट युक्ति जैन, आई विल राइट जैन युक्ति, ऐसे। दिस इज पीवाईक्यू, प्लीज ध्यान देंगे। आप हमेशा ऑथर अपना नाम ऐसे लिखेंगे, जैन युक्ति। तो यहाँ पे देखो, जेम्स जे, ये इनके नाम है। फिर नाम लिखने के बाद डॉट लगाया है, फुल स्टॉप, फिर आपका ईयर, फिर आपका, ये इन्होंने आर्टिकल का टाइटल इन्होंने लिखा है एक्सप्लोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन ऑन डिप्रेशन। और कौन सी जर्नल में छपा है, जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में छपा है। पेज इन्होंने साइट कर दिए हैं, इन्होंने अपना डीओआई लिख दिया है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, इन्होंने लिख दिया है। तो हमने देखा एपीए में क्या होगा, ऑथर, फिर पब्लिकेशन ईयर, फिर आर्टिकल का टाइटल, इतना ही याद हो जाएगा तो वैसे ही बन जाएगा। एंड लास्ट का याद रख लो, पेज, डीओआई, यूआरएल। बीच के याद ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। अब एमएलए थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले ऑथर आएगा। ऑथर यहाँ पे भी सबसे पहले ऑथर आएगा, फिर डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखना है कि पब्लिकेशन ईयर नहीं आ रहा है सबसे पहले, यहाँ पे आ रहा है टाइटल। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ऑथर का नेम, फिर फुल स्टॉप, फिर टाइटल ऑफ द आर्टिकल, फिर आएगा टाइटल ऑफ द जर्नल, सेम जा रहा है। फिर वॉल्यूम रख लो, फिर ये सब लिख लो। यहाँ पे देखो पेज नंबर थोड़ा लास्ट में आता है, इधर डीओआई से पहले आता है पेज, डीओआई एंड यूआरएल लिख लोगे। तो जैसे नाम है लॉकवुड जॉन, फिर है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, कहाँ पे छपा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज के जर्नल में छपा है। एंड ये सारी चीजें आपने लिख ली, बस इतना है। अब यहाँ से देखो, शिकागो से क्वेश्चन नहीं आते हैं, फालतू का याद नहीं करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं रीसेंट ट्रेंड में, हम देखेंगे। देखो, एज पर एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। मुझे एक चीज पता है कि सबसे लास्ट में क्या लगना है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं। और यहाँ पे मुझे एकदम इजी हो जाएगा, प्लीज ट्रिक अपनाओ। एपीए, क्या ऑथर का नेम गिवन है? बहुत अच्छे। तो ऑथर का नेम गिवन नहीं है, सबसे पहले देखो ईयर है, पब्लिकेशन का ईयर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दिया है टाइटल, और फिर आ जाएगा आपका नेम ऑफ द जनरल, एंड लास्ट में हम जानते हैं क्या आएगा, डीओआई, ऐसे। मैंने तुम्हारे लिए कोशिश की है कि एपीआई एमएलए, मुझे पता है सबको टफ लगता है, इसको इजी बनाने की। आई होप एफर्ट्स थोड़े सक्सेसफुल रहे। इन रेफरेंसिंग राइटिंग एपीए स्टाइल के अरेंज करने हैं, ये ऐसे है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अभी एक बार में बन जाना चाहिए, किसी ने गलत नहीं करना है। आसान हो गया ना ये? सबसे बढ़िया। सबसे पहले ऑथर आएगा, फिर आपका आएगा, पेज के बारे में है नहीं, फिर देखो टाइटल आ जाएगा, फिर वॉल्यूम, एंड लास्ट में डीओआई। In a referencing right, in a reference written in APA style, the first name of the author is written first. In the reference written in APA style, the year of the publication is written after page number. क्या लिखा है, publication after page number। और अभी नाम वाला भी बताया मैंने, रेफरेंस राइटिंग, फर्स्ट नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन फर्स्ट। वेरी गुड। तो दोनों यहाँ पे गलत है। नाम कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे अगर नेम लिखना है तो जैन युक्ति लिखोगे, जैन युक्ति। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे पेज नंबर के बाद नहीं होगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे बताना था, आइडेंटिफाई द
बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर, अभी बिब्लियोग्राफी समझ में आ गया ना क्या होता है? उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं आपको हेल्प करने के लिए, जिससे आप लिख पाओ। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं टर्निटिन तो आपका उससे रिलेट करता है, प्लेगरिज्म से। तो आप देखोगे कि एंड नोट है, रेफरेंस मैनेजर है, मेंडले है। उसके अलावा ये सारे हैं, इनको लिख लेना। एंड नोट, रेफरेंस मैनेजर, मेंडले, साइटेशन मशीन एंड रेफ वर्क, सिटावी, जेवरेफ एंड लाटेक्स, ये सारे आपके बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं। ओके, अब यहां से एब्रीवेशन से क्वेश्चन करते हैं। एक ऑप्शन से बन जाएगा, बहुत सरल क्वेश्चन, 1 सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे ईटीएल का मतलब हमें पता है एंड अदर्स होता है, और हमें एंटे का मतलब पता है बिफोर, ये पहले आ चुका है। सीएफ का मतलब हमने देखा कंपेयर, आईबीआईडी हमने देख लिया था इन द सेम प्लेस। अब फिर से देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आईडी, पोस्ट, विड एंड विज। विड मैंने आपको बताया था, और वहां पे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ था विड के संग, आर से कुछ था, वीआईडीई जो हम पढ़ रहे थे, विड। एक ऑप्शन से ये भी हो जाएगा। विड जो होता है वो क्या होता है, इसका भी है। विड का मतलब होता है आपका रेफर टू, आईडी का मतलब होता है द सेम प्लेस, पोस्ट का मतलब हो जाता है आफ्टर, एंड विज का नाम मतलब हो जाता है नेमली। इजी है। अब देखो एंटे, जो उतने लिखे ना वो सारे कर लो, हो जाएंगे। एंटे का मतलब होता है सी एफ, ईटीएल, पैसिम। एक ऑप्शन से हो जाएगा। एंटे का मतलब होता है कि बिफोर हम इसको लिख चुके हैं। सीएफ का मतलब हो जाता है टू कंपेयर, ईटीएल का मतलब हो जाता है एंड अदर्स, पैसिम का मतलब हो जाता है हेयर एंड देयर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ द एब्रीविएशन विड यूज्ड इन एकेडमिक राइटिंग। एक अंडरलाइन की हुई स्लाइड थी आपकी, उसको आप ध्यान रखेंगे। विथ नहीं है वो, विड, विड लैटिन वर्ड है थोड़ा। या रेफर टू हो जाता है। एंटे बताओ। तो आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमें समझ में आ रहा है एब्रीवेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको सिंगल सिंगल ऐसे दे देगा, या फिर वो आपको मैचिंग में दे देगा, बस ठीक है, इतना ही आता है। तो इसका एंटी का मतलब हो जाता है बिफोर। सो दैट्स इट, आपका रिसर्च यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो रिसर्च के हमने सारे टॉपिक कर लिए हैं। आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये देखो पूरी रिसर्च अगर हम बताएं तो ये 616 स्लाइड्स है, जो कि हम पूरी कर चुके हैं। एंड आप में से अगर किसी को नहीं पता है तो अन अकेडमी लाइव चैनल पे फ्री में हमने ये करवाया था पूरा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। अगर मैं आपको बताऊं, एनालिसिस मैंने किया है जैन 2025 के एग्जाम का। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपके सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक आध आ जाता है अलग, वो बात अलग होती है, लेकिन जो मेजोरिटी 99% सवाल है, 99% सवाल यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल एनालिसिस करके छाटा है, सारी शिफ्ट हुई है। सारी शिफ्ट का छाट के मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो अभी तक अगर वो सीरीज नहीं देख रही है तो वो भी देख लेना। चलो, आईसीटी के टूल्स, बच्चे आईसीटी आई एम नॉट टेकिंग दिस टाइम। मेरा मोटिव ये है कि जो 4 सब्जेक्ट में करा रही हूँ, वो 4 सब्जेक्ट में इतने अच्छे से करा दूं कि तुम्हारे इन 4 सब्जेक्ट से कुछ गलती ना हो। अभी तुम लोग अगर मुझे इधर उधर स्किप जंप मारने के लिए बोलोगे ना, तो ये होगा कि इधर 4 में भी हम एकदम क्वालिटी नहीं कर पाएंगे, और वो भी आधा अधूरा सा होगा। तो पहले मुझे इन 4 सब्जेक्ट को एकदम ऐसे करने दो। अगर तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन आए, क्या कह रहे हो प्राची? मेरा डाउट था हाइपोथेसिस में वैलिडिटी।
आपने हाइपोथेसिस की क्लास देखी है क्या? और अगर ये जनवरी का क्वेश्चन अगर आप कुछ पूछ रहे हो, तो जनवरी के क्वेश्चंस की क्लास जनवरी के हिसाब से, जनवरी का जो पेपर हुआ है उस पैटर्न के हिसाब से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपका अगर जनवरी के क्वेश्चन से किसी से डाउट बैठ रहा है, तो वो सब कवर हो जाएगा इन द अपकमिंग सेशंस। चलो। नहीं नहीं, रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस सेम नहीं होते हैं। रिसर्च प्रपोजल में आप ना उनको प्रपोज कर रहे हो कि देखो मैं एक रिसर्च स्टडी करना चाहती हूँ, मैं ऐसे ऐसे रिसर्च स्टडी को करना चाहती हूँ। आप प्रपोज कर रहे हो, जैसे आप किसी को सामने वाले को प्रपोज करते हो ना, तो वो रिसर्च प्रपोजल होता है। एंड सिनॉप्सिस इज शॉर्ट में आप बनाते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ये करंट चीजें हैं, और सिनॉप्सिस इज शॉर्टर वर्जन, एंड ये डिफरेंस होता है। ओके, बाय बाय एवरीवन। पता है ये उसी दिन कंप्लीट हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का हमारा दिन चला गया। कल की क्लास में हम फैलेसी के बारे में कर लेते हैं। फैलेसी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका इंडियन लॉजिक में, मतलब लॉजिकल रीजनिंग में। तो फैलेसी, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल फैलेसी आपकी आती है, देखने के लिए मिलती है। तो कल की क्लास में हम वो कर लेते हैं सेपरेटली, एंड देन उसके बाद एलआर का सेपरेट मैराथन हम कंडक्ट कर लेंगे।